ये सबको सुनेंगे, सिर्फ घर में नहीं सुनते हैं किसी को। शुरू हो गया सर का काम, सुने सर को। मैं इसी शर्त पर अपने क्रम से पहले खड़ा हुआ हूं कि आप उन दोनों शायरों को भी सुनेंगे। क्या कह रहे हैं सर? किसी के मन में ये मलाल न रहे कि आज की रात में सुना नहीं गया, ये नहीं होना चाहिए, सबको सुन करके भेजें। और अपन तो 9 साल से सुन ही रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए सर, ये व्यंग है दोस्तों सर के, ये तंज है। सुन रहे हैं लेकिन समझ भी रहे हैं। वो एक सज्जन बोले, आ जा बेटा, धोखा हो गया। अल्ताफ जिया साहब के लिए जो माला लाए थे वो साथ में रुपये भी लाए थे। कोई बात नहीं बेटा, जो बोला जा रहा है वो समझा भी जा रहा है। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो उर्दू के एक बड़े हाशियं के उपन्यासकार कथाकार हुए मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। मुश्ताक मलिक साहब का आप सब लोगों ने सम्मान किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और हम भी उसी निमित्त आए हैं कि जो काम अच्छा करे उसकी प्रशंसा और सराहना होनी चाहिए, उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। वाह। जिस तरह का वातावरण है देश में, मुझे एक लोक की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी हैं दोय, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय। ये तमाम धर्म ग्रंथों का सार है कि लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा, लोगों के लिए गलत करेंगे तो अपने को भी भुगतना पड़ेगा। तो आपने ऐसी विपत्ति के समय लोगों की मदद की, मैं उसके लिए तमाम शायरों की तरफ से आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लोग जो भी कहते हैं वो कहते रहें, आदमी को अपना काम करते रहना चाहिए। और ऐसी शिकायत न हो कि भाई मैंने इतने सिलेंडर दिए थे तो वो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठे। ऐसा नहीं चलता। उनको थोड़ी पता था कि जिंदे रह जाएंगे तो मुशायरा सुनना पड़ेगा। अच्छा है, अच्छा सर, वाह 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 वाह। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। आप तो उनके लिए, हम तो देखो 9-10 साल से कितने नेताओं को भुगत रहे। 2 बैठे थे सामने, एक को पार्टी ने अपना नहीं समझा, दूसरे ने पार्टी अपनी नहीं समझी। इस देश में कोई संकट नहीं है, असल में आइडियोलॉजी का संकट है, विचारधारा का संकट है। कौन किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। एक विधायक बैठे थे एक कार्यक्रम में, मुझे पता नहीं किस पार्टी, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटा भर पहले थे। अगर इसी तरह से ये भाजपाई कांग्रेस में तोड़ फोड़ करते रहेंगे तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो हाथ के पंजे में कमल का फूल। हाँ। और मुश्ताक मलिक साहब, ये संकट थोड़े दिन का है। मोदी जी कुर्सी पर रहते इंडिया को इतना डिजिटल कर देंगे कि ये इस तरह से चीजें नहीं होंगी, फिर सब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। फिर आपको ये तमाम भ्रष्ट और बिकाऊ नेता, लालची नेता अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और बूढ़े और रिटायर नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। तो ये सब चलता रहता है। आपने थोड़ा सा धैर्य खो दिया,
कोई खास बात नहीं। इन माताओं बहनों से सीखो, देखो कितनी रात से बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उबासी आ रही है, उसके बावजूद भी एक शायरी सुन रही हैं। क्या है कि लाखों की भीड़ होती है ना, तो भी अच्छा सुनने वाले इतने ही होते हैं। क्या कहने, वाह। भले ही थोड़ी संख्या में है मातृशक्ति माताएं बहनें यहाँ, लेकिन अच्छा लगता है। और आप लोग भी देखो, आगे से कभी भी मुशायरा कवि सम्मेलन में जाओ या किसी प्रोग्राम में जाओ तो परिवार के साथ जाया करो। हाँ, शादीशुदा हो के पत्नी को साथ नहीं रखोगे तो मन की बात भी रेडियो से करनी पड़ेगी। हाँ, बाकी बातें चलती रहेंगी। मैं प्रोज सुनाता हूँ, जिसको उर्दू में नस्र कहते हैं। मैं कविताएं नहीं सुनाता, पोइट्री नहीं सुनाता, हिंदी में जिसको गद्य कहते हैं। यहाँ बैठे होंगे कुछ लोग जिन्होंने शरद जोशी जी और केपी सक्सेना जी को सुना होगा, बस वही विधा मेरी है। एक लघु कथा, उसके बाद में एक रचना आपको सुनाता हूं। ब्रेकिंग न्यूज। मीडिया के लोग हैं यहाँ, वहीं बैठे रहना। मजाक की बात, क्योंकि ये भी सही काम के लिए बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने इनको बिठाया है वो उठने नहीं दे रहे। तो मीडिया के लोग भी क्या करें, इनकी गलती नहीं है। क्षेत्रीय जो पत्रकारिता है उसमें आज भी चिंगारी है। जिनको हम छोटे पत्रकार कहते हैं वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउस चलाते हैं वो सब डोरी वहां से हिलती है। इनके जेब में कलम है, कंधे पे कैमरा है, लेकिन हाथ पीछे बांध दिए तो ये भी क्या करेंगे। वाह। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अब की बार आपकी तालियां उठेंगी, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है, 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। दरअसल समस्या वो नहीं है जो आप और हम समझ रहे हैं। समस्या दूसरी है, जिसको सिर्फ महात्मा गांधी जानते थे। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। आपको लगता है कि राजा का चुनाव हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया का नजारा आप देख लो, चाहे वो ट्रंप थे, पुतिन है, जिनपिंग है, बोल्सोनारो थे, एर्दोगन है, वहां वाले हैं, यहां वाले हैं, कहीं भी वाले हैं। राजा को लगता है कि राजा का चुनाव वो कर रहे हैं, प्रजा को लगता है, ऐसा नहीं है। 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। जिस दिन उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे उस दिन दूसरा बिठा देंगे। बाजार और बाजारवाद में अंतर बताता हूं। बाजार हर युग की जरूरत है, लेकिन दोनों में अंतर है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। दवा बना ली, बीमारी पैदा करो।
हथियार बना लिए, युद्ध करो। तो पूरी दुनिया इस समय उसकी गिरफ्त में है, और ये धर्म और राष्ट्रवाद सब उसी के फैलाई हुई चीजें हैं जिनके सहारे वो अपने उद्देश्य पूरे कर रहे हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी है। आप क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या विचार करेंगे, ये तक भी आपके हाथ में नहीं है। कोई 7 समंदर पार से तय होता है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह, वो पाठ्यक्रम से इसलिए हटा दी गई कि अगर आज भी गांव में मेले लगेंगे और हामिद दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। इस बात को गांधी जानता था कि अगर आपको 2 चीज की जरूरत है तो तीसरी मत खरीदो, बाजार की धुआं निकल जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएंगे। समस्या वहां से है और कोई बात नहीं है। लेकिन ये हरदम नहीं रहती चीजें, समय बदलता है, भुगतना सबको पड़ता है। उनके लिए कोई अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे, वहीं उनको भरवाना है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। दुनिया मोहब्बत से चलती है। होमवर्क मत लो, ये समस्या होमवर्क की है। सोशल मीडिया पे ये बच्चे लगे रहते हैं ना, उधर से कोई भी होमवर्क दे दिया, बच्चों ने ले लिया और लग रहे हैं आपस में, टाइम खराब कर रहे हैं। वो होमवर्क देने के लिए छोड़े गए हैं, वो आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है सारा काम। कि अगर वो फुर्सत में आ गए तो वो पूछ लेंगे नौकरी का क्या हुआ, बेरोजगारी क्यों है, पेट्रोल इतना महंगा कैसे हो गया। वो उनको अंगेज रखने के लिए सारा काम कर रहे हैं, वो फिर आपको अंगेज रखते हैं। होमवर्क मत लो, जैसे मैं नहीं लेता हूं। मुझे कई लोग कहते हैं कि साहब आपको भी कभी इस तरह की धमकी और ये सब, मगर मुझे कुछ नहीं मिलती, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता नहीं, आमने सामने में दिक्कत नहीं है, बैठ करके सब सुनते ही हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। और मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि हम तो 2014 के पहले उन पे भी खूब सटायर करते थे। और जो नए आएंगे, जो कि आएंगे, तो उनके लिए तो होमवर्क मत लो, आप हंस करके टालो। तानाशाह की पहली कोशिश ये रहती है सोसाइटी में हंसना घटाता है, और जैसे ही हंसना कम हो जाता है उसका काम आसान हो जाता है, क्योंकि हंसने से चेतना आती है और चेतना से विचार पैदा होता है, और विचार जो है किसी भी डिक्टेटर के लिए खतरा होता है। तो खुल करके हंसा करो, खूब मजे लिया करो, होमवर्क मत लिया करो। मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं मजाक में कि 2019 में मोदी जी विकास के दम पर दोबारा जीत के आए थे, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। दो 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरे पास एक फोन आया। वो मुझे चिढ़ाना चाह रहा था कि बड़ा व्यंग करते हो, देखो, बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। लेकिन मैं होमवर्क नहीं लेता। मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। एक दिन एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे, उन्होंने मजाक की मेरे से, मेरे मित्र थे। बोले साहब इतना तीखा बोलते हो मोदी जी के लिए, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा जी एक लेखक के घर में गबन के नाम पर लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो बात मैंने की, मजा उसका लेना। मैंने कहा गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा गबन के नाम पर। फिर भी मैंने कहा ऊपर से जबरदस्ती किसी के दबाव में फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिसको भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं वही अगर पार्टी में आ जाता हो तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो जो असली समस्या है वो मैं आपको बताता हूं एक लेख में। तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहां बैठे होंगे, इसमें किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, सबको इंगित है। शहर और गांव दोनों में अंतर यह है कि गांव में जातीय कट्टरता है, सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। शहर में जातीय पहचान नहीं है, कट्टरता नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष है।
तो मैं एक लेख आपको सुनाता हूं, एक आदर्श भारतीय गांव। आप तो खैर कस्बे में रहते हैं, हम शहर में रह करके रूमानी चश्मे से गांव देखते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन गांव की जो चुनौतियां और जो संघर्ष हैं, जैसा जीवन है, शहर में रहने वाला आदमी 3 दिन गांव में रह नहीं पाएगा, भले वो अपने मुंह से कुछ भी उसकी प्रशंसा करता हो। वहीं से मैंने निकाला एक आदर्श भारतीय गांव। इसमें कई सवाल मैंने खड़े किए हैं, आप सुने। एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी सेठ जी ने, चौधरी ने, पटेल ने, ठाकुर साहब ने, ऐसे ही ये डाकू ने बसाया था। अब आप व्यंग देखें, राजनीति के तमाम लोग यहां बैठे हों, लेकिन आनंद लें। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। और असली जो समस्या है इस देश की, असली स्वच्छ भारत अभियान कहां जरूरी है, मैंने एक प्रश्न खड़ा किया है। व्यंग आपको अच्छा लगे तो दाद दें, वरना मेरी हिम्मत की दाद दें। आज की रात इस मंच पर खड़े होकर के इससे तीखा मैं लिख और बोल नहीं सकता था। देखें, यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, एक भी हाथ खामोश न रहे अगर व्यंग तक पहुंच जाए। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम। हेलो, उधर के स्पीकर बंद हो गए। मेरा यहीं थोड़ी हुआ है, होता रहता है। अब तो माइक खुद ही समझने लग गया। मजाक की बात, चला दो। हो गया मेरे ख्याल। आ रही है आवाज? बंद है क्या? चला दो भाई, चेक कर लो। आ गई? वो तार हट गया होगा मेरे ख्याल। आ गई, आ गई, ठीक है। जहां आवाज आ रही है वो सुन लें, बाद में प्रोग्राम के उनके पास जाके सुना दूंगा। होता है व्यवधान। अब क्या है कि आपातकाल को अमृतकाल कहते हैं। ये अलग डिजाइन का आपातकाल है। ऐसा तो होता है और होता रहेगा कि लोग सच बोलने से डरते हैं। ये पहला मौका है जब लोग सच सुनने से डरते हैं। ये खर खर की आवाज आ रही है, ठीक है। ये आप लेट बदल रहे हैं क्या इसकी? बदल दो आधा मिनट में। अच्छा ठीक है, तो इसको बंद कर दिया, ठीक है, चलो।
हाँ जी ठीक है, अब छेड़ो मत, अब सही आ रही है। एक बार ताली बजा दो। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। एक आदमी ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। ने ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड अकेले पे आ गया हो। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। और एक शब्द का आनंद लेना, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। और व्यंग का आनंद तो आप अब लेंगे। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खे जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब बजाओगे। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया।
घरों में दो चीजें सबके यहां फाइनेंसित हैं, लोन ले रखी है गांव वालों ने, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे बी.आर. चोपड़ा बताते हैं। गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत लाजवाब होता है। शहर का आदमी बात का बुरा मान जाएगा, जिंदगी भर गांठ मान लेता है। गांव का आदमी शाम को बुरा मानता है, सुबह वैसा का वैसा। और जो सांप्रदायिक सद्भाव है गांव का, उस मोहब्बत के नाम मैं इस लेख का समापन करता हूं। उसके बाद एक 2 मिनट की छोटी सी रचना और सुना दूंगा, वो व्यवधान की भी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। सुनिए। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। बड़ा अच्छा लगा। यहाँ ओंकारेश्वर भगवान शिव का बहुत प्रतिष्ठित स्थान है और ये मुशायरा है, और आप तमाम लोग बड़ी मोहब्बत से, सभी जाति भाषा धर्म संप्रदाय के लोग मिलजुल करके रहते हैं। यही हिंदुस्तान है, ये मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। तब आप देखें, बात ऐसे भी की जा सकती है और लोग बुरा नहीं मानते। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया, क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गया इकबाल मियां। पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे और ऊपर से इकबाल मियां की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। अब सवाल जवाब देखना, समापन करता हूं। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े हैं? इकबाल मियां बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए। हाँ। और देखो, चीजें तो बदली हैं, ऐसा नहीं है कि 8-9 साल में कुछ बदला नहीं। आप करप्शन को लेके आम आदमी पार्टी वाले काफी कुछ कर रहे हो ना, बहुत चीजें बदल गई, ऐसा नहीं। रेट डबल हो गए, गारंटी आदि है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। और अब तालियां बजेंगी आपकी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। तो जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है, बड़ी सफाई से हो रहा है। पहले 2-2 रुपया 5 लोग खाते थे, अब 5-5 रुपया 2 लोग खा रहे हैं। एक रचना अंतिम सुना देता हूं, बड़ी मोहब्बत दी आपने। रचना का शीर्षक सुन के आप आनंदित हो जाएंगे। मन की बात। एक शब्द से कैसे व्यंग पैदा होता है। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अब दूसरी भी चीजें आई हैं। उस श्रीलंका तक की हालत खराब है जो पूरी सोने की थी। अपन तो सिर्फ चिड़िया थे। आज ये एक सज्जन कह रहे थे, बोले देखो एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे, इमरान खान की कुर्सी चलेगी। मैंने कहा समय सबका हिसाब लेता है, एक दिन कुर्सी सबकी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे,
मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। व्यंग देखें, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और व्यंग पर आपकी दाद अब उठेगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है। भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। अब समापन करता हूं। मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। बच्चों को जो बिना मात्रा के अक्षर सिखाते हैं ना छोटी क्लास में, मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं। और व्यंग देखना आप, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।